चलिए आगे देखते हैं। पीछे जो हम पढ़े हैं खोखला गोला का पढ़ चुके हैं। ठोस में पहला स्थिति पढ़ लिए थे जब निश्चित बिंदु जो हो सतह के बाहर स्थित हो, यानी कि हॉलो स्फीयर का पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम पढ़े सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर का पहला केस हम पढ़ चुके हैं जब पॉइंट जो हो सरफेस के आउटसाइड होता है, यानी कि बाहर होता है। तो बाहर जब सरफेस के होता है तो चाहे हॉलो हो या कैसा हो सॉलिड हो, दोनों में बिल्कुल सेम आंसर बनता है। मतलब चाहे खोखला हो या कैसा हो ठोस हो, दोनों का जो मान होता है वो वैल्यू जो होता है वो सेम होता है। अब हम बनाते हैं तब का जब सरफेस पर होगा सॉलिड स्फीयर में, यानी कि ठोस गोला में जब सतह पर होगा बिंदु तब। इसका बी नंबर, ये सरफेस ओ, ठीक, इसके सरफेस पे कोई पॉइंट मान लीजिए पी, ठीक, सेंटर से आर डिस्टेंस पे, यानी कि केंद्र से आर दूरी पर कोई निश्चित बिंदु पी स्थित है। यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश यानी कि एरिया वेक्टर डी ए और विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। अब इसमें क्या होता है जब सरफेस पे रहता है तो पीछे भी हम सीखे हैं कि ये जो सरफेस होगा कंडक्टर वाला, कंडक्टर का जो सरफेस है यही सरफेस जो है गॉसियन सरफेस भी होगा, यानी गॉसियन सतह भी यही होगा, क्योंकि इसमें अलग कर पाना आपके लिए संभव ही नहीं, क्योंकि सतह जो होगा वो अलग हो जाएगा, सरफेस तो अलग हो जाएगा लेकिन पॉइंट जो है उसको सरफेस पे ही रखना आपको। तो ये जो सरफेस बनाए हम यही है गॉसियन सरफेस या गॉसीय सतह। बाकी लिखना तो सब में वही होता है कि आर त्रिज्या का कोई ये ठोस गोला है जिसकी सतह पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। गोले के केंद्र से आर दूरी पर इसकी सतह पर कोई निश्चित बिंदु पी लिया गया है जहां क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर है और विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, ठीक। यानी कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, यानी कि ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज टेकन विच इज चार्ज विथ प्लस क्यू चार्ज, यानी कि इसके ऊपर जो चार्ज है आवेश है वो कितना प्लस क्यू, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ स्फीयर एट ए डिस्टेंस ऑफ आर on the surface of a sphere a point P is taken where the elementary part of area vector is dA and electric field is E vector, electric field is E vector। हो गया। तो अब लगाते हैं गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय से। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम यानी कि गॉस प्रमेय से बाकी सब कुछ वही करना है। E डॉट dA इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट करते जाइए, E इंटू डी ए इंटू डॉट मतलब कोस थीटा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और सब में एक ही डायरेक्शन में एक ही दिशा में होता तो समांतर है, दोनों के बीच कोई एंगल नहीं होगा। थीटा के बदले रख दीजिए, यानी कि कोण का मान कितना रखने पर 0 रखने पर, थीटा बराबर 0 रखने पर रख दीजिए। तो E इंटू डी ए इंटू कॉस 0 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, E इंटू डी ए इंटू कॉस 0 का 1 बाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें इंटीग्रेशन डी ए का तो ई बाहर, अंदर में डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हो गया इतना। अब इसमें डी ए का सरफेस का आंसर कितना होगा, तो हमेशा गॉसियन सरफेस वाला है, क्योंकि पॉइंट जो होता है एलिमेंट्री पार्ट जो होता है एरिया वेक्टर का वो गॉसियन सरफेस पे होता है, तो इसके लिए रेडियस कैपिटल आर। तो सरफेस जो है वो आर रेडियस का एक सॉलिड स्फीयर है, यानी कि सतह जो है वो आर त्रिज्या का एक जो है गोला है, जिसके कारण इस डी ए का आंसर बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें पहले ही बता चुके हैं जैसा सतह वैसा क्षेत्रफल आंसर, तो इसका रख देंगे E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, या E इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इधर डिवाइड में आ जाएगा, इधर गुना में था इधर आके भागा में, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, या E को इसी फॉर्म में लिख सकते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ के आगे अब समझिए, जब सतह पे होता है यानी कि सरफेस पे पॉइंट होता है तो दोनों आर का वैल्यू आपस में इक्वल हो जाता है। मतलब पॉइंट का डिस्टेंस यानी कि निश्चित बिंदु की दूरी और गोले की त्रिज्या यानी कि रेडियस जो होता है स्फीयर का, दोनों इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे आप कैपिटल आर को चेंज कर सकते हैं किससे, ये स्मॉल आर से, यानी पुटिंग आर इज इक्वल टू आर। तो E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर लिखिए ये, या इस कैपिटल आर को आप चेंज कर सकते हैं
स्मॉल आर से, इतना हुआ। ये तो कहेगा कि आंसर पीछे वाला ही है जो हॉलो वाले में आ रहा था, मतलब खोखले वाले में जो आंसर यहां तक का यही था। इसके आगे हम क्या किए थे, इसको सिग्मा के फॉर्म में बनाए थे। तो सिग्मा के फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या किए थे, 1/ε0 को अलग q/4πr², जो स्फीयर है सॉलिड उसका रेडियस होना चाहिए, मतलब स्मॉल वाला ये। लेकिन इस सॉलिड, अब पिछला जो हम बनाए हॉलो का बनाए, पिछला जो बनाए थे वो हॉलो का बनाए थे, मतलब यहाँ पे जो ये कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर को आप चेंज कर सकते हैं स्मॉल आर से, ठीक है। अब इसमें से इसी को बनाए थे जब हम पीछे हॉलो वाला यानी कि खोखले वाला का, तो इसका आंसर सिग्मा फॉर्म में बना था। लेकिन ये सॉलिड है, सॉलिड में चार्ज बढ़ता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है किस पे, इसके वॉल्यूम पे। तीन तरह का पढ़े थे हम, लीनियर यानी कि रैखिक, सरफेस यानी कि पृष्ठ, और वॉल्यूम यानी कि आयतनावेश घनत्व, तीन तरह का पढ़े। तो जब इसमें एरिया पे बटेगा तो उसको सिग्मा बोलते हैं, जो पिछला हम बनाए थे किसका, ये खोखले वाले का यानी कि हॉलो वाले का, ठीक। अब इसी में जब हम सॉलिड का ही बना रहे हैं तो यही आंसर जो है वो बनेगा रॉ के फॉर्म में। तो रॉ का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, Q/B होता है, तो Q और इसका वॉल्यूम हो जाएगा स्फीयर का वॉल्यूम 4/3πr³, यानी गोले का आयतन क्या होता है 4/3πr³। उसमें देखिए आपके पास आंसर कितना है, E = 1/ε0 Q/4πr², इतना आंसर है। इसी को आपको बनाना है 4/3πr³ के फॉर्म में। यही आंसर जो पीछे बनाया था ना हॉलो वाला, तो ये आंसर सीधे सिग्मा का बन गया था, हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा था। लेकिन अभी हमको चाहिए 4/3πr³, एक यहाँ r² है, यहाँ हमको r³ चाहिए, एक r से इंटू कर लेते हैं, एक r से डिवाइड कर देते हैं, एक आंसर ये हो गया। अब बच रहा है 3 लाना है नीचे में, तो 3 से डिवाइड किए थे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये पूरा आंसर बन गया रॉ का, मतलब ये आंसर हो गया E = 1/ε0, ये पूरा आंसर Q/4/3πr³, ये आंसर हो गया किसका, रॉ का। नीचे में 3 है और उसके नीचे फिर r बचा हुआ, 3/r, तो ये r जो है कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो E = आंसर हो जाएगा रॉ, ये ऊपर गया r/3ε0। ये हुआ सॉलिड स्फीयर के लिए सरफेस पे जब होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, यानी कि जब किसी ठोस गोले में निश्चित बिंदु सतह पर होगा तो E का फॉर्मूला होगा ρ × r/3। यहां तक का पीछे वाला सेम है, हॉलो का भी, खोखला का भी यही आंसर था और सॉलिड का भी यही आंसर है, मतलब जो ठोस है उसका भी आंसर यही है। लेकिन यही आंसर हम पीछे बनाए थे सिग्मा के फॉर्म में। तो खोखला था ना, हॉलो था, तो उसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, बढ़ता है, वो बढ़ता है एरिया पर, और यही जब सॉलिड होता है, ठोस होता है, तो उसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज बढ़ता है, वो बढ़ता है उसके वॉल्यूम पे। तो वहां पे सिग्मा फॉर्म में बनाया था, यहाँ रॉ के फॉर्म में बनाए, ये आंसर हो गया E = ρ × r/3ε0। अब यहाँ से आप नोट का पॉइंट लिख सकते हैं कि E का जो वैल्यू होगा ये ρ और r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब समानुपाती होगा, क्योंकि नीचे में 3 है और ε0 है, ना तो 3 का मान बदलेगा और ना ही ε0 का मान बदलेगा। तो नोट का ये पॉइंट हो गया कि E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रॉ के, यानी कि आयतनावेश घनत्व या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और दूसरा स्फीयर के रेडियस के, ये दोनों ऊपर में है तो दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती है, ठीक। दूसरा हो गया कि भी अगर बनाइएगा तो यही 1/4πε0 Q/r फॉर्मूला होगा। लेकिन फिर से रो के फॉर्म में बनाने का आंसर बनाइएगा तो क्या होगा, 1/ε0 को अलग कर लीजिए, Q/4πr, रो के लिए आपको आंसर चाहे 4/3πr³, यहाँ r ही है, तो क्या कीजिएगा r² से इंटू r² से डिवाइड। अभी जो हम E का वैल्यू बनाए थे उसमें केवल एक r ही घट रहा था, तो एक r से इंटू किया, एक r से डिवाइड। यहाँ हमें r है और r³ लाना, तो r² से इंटू करना पड़ेगा हमको, r² से इंटू r² से डिवाइड, और यहाँ पे फिर 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई, मतलब 3 से भागा और 3 से गुना, ये ऊपर चला जाएगा और ये पूरा आंसर हो गया रॉ का। तो 1/ε0 ρ इंटू r² और नीचे में बचा हुआ है 3, या इसी को लिख सकते हैं ρ इंटू r²/3ε0। ये भी का आंसर हुआ। भी और ई में आपको देख रहा होगा एक ही फॉर्मूला, सिर्फ यहाँ r है और यहाँ क्या है r², ठीक। तो इसमें भी का लिखिएगा तब भी का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके किसके, रॉ के और दूसरा रेडियस के स्क्वायर के, यानी कि रॉ
ये क्या बोलते हैं, भी ना, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर का स्क्वायर, यानी कि विद्युत विभव जो होता है, विद्युत क्षेत्र जो है वो आयतन आवेश घनत्व और त्रिज्या के समानुपाती है। विद्युत क्षेत्र जो है आयतन आवेश घनत्व और त्रिज्या के समानुपाती है, जबकि विद्युत विभव वाले में आ रहा है आपका रॉ मतलब आयतन आवेश घनत्व तो आ ही रहा है, यहाँ भी रॉ है यहाँ भी रॉ, लेकिन यहाँ केवल आर था और यहाँ क्या है आर स्क्वायर, यानी कि भी का जो वैल्यू है रॉ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती है आयतन आवेश घनत्व के, और गोले की त्रिज्या के वर्ग के, इसमें केवल त्रिज्या, इसमें त्रिज्या का वर्ग है यानी कि इसका स्क्वायर, ये दोनों के समानुपाती होगा। ठीक, तो ये था आपका जब सरफेस पर होगा कोई पॉइंट तब सॉलिड स्फीयर का आंसर रॉ के फॉर्म में, जबकि पिछला जब हम बनाए थे हॉलो वाले का तो उसका आंसर जो बना था वो बना था किस फॉर्म में, सिग्मा के फॉर्म में। तो हॉलो में जो बटेगा चार्ज वो होगा किस पे, एरिया पे यानी कि क्षेत्रफल पे, तो सिग्मा पे बनेगा, जो पिछला खोखला बनाए थे वो सिग्मा फॉर्म में था, जबकि ये सॉलिड है यानी कि ठोस है, तो ठोस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा बटेगा वो बटेगा उसके वॉल्यूम पे यानी कि आयतन पे, तो उसमें सिग्मा के फॉर्म में था और इसमें किस फॉर्म में है, रॉ के फॉर्म में। ये हो गया आपका दूसरा केस। अब तीसरा बनाना है आपको, जब जो पॉइंट हो सरफेस के अंदर हो तब, पॉइंट जो हो वो सरफेस के अंदर हो तब क्या होगा। तो जब आपको याद होगा हॉलो वाले का आंसर, तो हॉलो में ने सरफेस के अंदर जैसे ही जाते हैं तो आंसर जो है वो 0 हो जाता है। हॉलो वाले में यानी कि खोखले वाले में जैसे ही सरफेस के अंदर जाते हैं, सतह के अंदर पहुंचते हैं, तीसरा केस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं, यानी किसी भी खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो कितना, शून्य होता, सतह के बाहर होता है सतह पर भी होता, लेकिन अंदर में विद्युत क्षेत्र शून्य होता। सॉलिड में यही अंतर है, मतलब ठोस में यही अंतर कि सतह के बाहर भी होता है, सतह पर भी होता है और सतह के अंदर भी विद्युत क्षेत्र होता है। इसी का सी बनाते हैं जब सतह के अंदर हो पॉइंट, ये चार्ज प्लस क्यू है, इसके लिए रेडियस आर, सेंटर से यानी कि केंद्र से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी, इसको घेर दीजिए, यहाँ पे एलिमेंट्री पार्ट यानी कि अल्पांश भाग का क्षेत्रफल सदिश डी है, और ये जो सतह बनाए हैं ये सतह है गॉसियन सतह, गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सतह। ये अभी हम बना रहे हैं अब सतह के अंदर का, तो शुरू करते हैं। वही करना है आपको ई डॉट डी ए, या ई डॉट डी ए से पहले ये समझिए एक चीज, ये जो है ठोस है, खोखला नहीं है, खोखला था ना, तो यहाँ पे अंदर में क्यू का ही वैल्यू कितना हो गया था, 0 हो गया था, जो पीछे हॉलो वाला बना। लेकिन जब ये ठोस है इसका मतलब क्या है कि जो पूरा सतह है नहीं सब इसका क्या भरा हुआ, अब भरा हुआ है तो अगर ई कंडक्टर है तो चार्ज यहाँ रखिएगा तो यही नहीं रहेगा, ये पूरे कंडक्टर में फ्लो होगा, यानी कि आवेश को अगर यहाँ रखिएगा तो पूरे चालक में प्रवाहित होगा। तो उसी तरह का है कि अगर ये क्यू यहाँ पे है सतह पे इसके, तो पूरे सतह पर नहीं, क्योंकि ठोस है मतलब सॉलिड है, सॉलिड है मतलब बीच का सतह इसका क्या पूरा भरा हो, इसके अंदर मान लेते हैं कि आवेश जो है वो कितना क्यू डैश हो। अब समझिए इसमें बटेगा कैसे, तो सॉलिड का बताया कि सॉलिड में जो चार्ज होता है वो बढ़ता है वॉल्यूम पे, इस क्यू डैश का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टोटल वॉल्यूम जो है स्फीयर का गोला का वो कितना 4/3 पाई आर क्यूब, जो स्फीयर है गोला है ठोस वाला उसके लिए त्रिज्या कौन है, स्मॉलर है, 4/3 आर क्यूब वॉल्यूम पे यानी कि आयतन पे चार्ज का वैल्यू कितना क्यू है। ठीक, एक आयतन का वैल्यू निकालिएगा तब क्या होगा, एक वॉल्यूम का चार्ज निकालेगा तब 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, 4/3 यानी कि पूरे वॉल्यूम पे टोटल चार्ज कुल आवेश कितना क्यू है। ठीक, एक वॉल्यूम का यानी कि एक आयतन का वैल्यू निकालेंगे तो टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम क्यू बाय 4/3। हमको गॉसियन सरफेस का निकालना, इसका, इसके लिए रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, तो हमको निकालना है उसके लिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, वो जो गॉसियन सरफेस उसका वॉल्यूम 4/3, तो एक का वॉल्यूम का आंसर कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसमें इतने का निकालना है तो इसको इंटू कर लीजिए, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यानी कि क्यू डैश का वैल्यू आपका आ जाएगा क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, हमको सबसे पहले क्यू डैश का ही वैल्यू निकालना था। क्यू डैश समझिए कैसे निकाल रहे हैं,
कुल आयतन पर टोटल वॉल्यूम पे चार्ज का वैल्यू क्यू है। इसका वॉल्यूम कैसे निकाले, इसके लिए रेडियस कौन है, स्मॉल आर, यानी त्रिज्या छोटी आर है। 4/3 पाई आर क्यूब पे टोटल चार्ज क्यू। एक वॉल्यूम का निकालेंगे यानी कि एक आयतन का वैल्यू निकालेंगे तो क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब, ये एक का हो गया। हमको चाहिए गॉसियन सरफेस का आंसर कि कितना चार्ज इसमें है, मतलब क्यू डैश का वैल्यू। तो क्यू डैश का चाहिए तो इसका वॉल्यूम निकालिए, इसका आयतन निकालिए। इसके आयतन के लिए त्रिज्या कौन होगा, बड़ी आर होगा। बड़ी आर मतलब इसका त्रिज्या कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक वॉल्यूम का एक आयतन का हमको पता है, इतना का निकालना है, तो जितना एक का है उसमें इसके वॉल्यूम क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, गुना कर देंगे। ये आंसर बचा 4/3 और पाई कैंसिल, तो क्यू डैश का वैल्यू क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब। अब यहां से फिर गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। गॉस फॉर्मूले से E डॉट डी इज इक्वल टू क्यू जो लिखते थे उसके बदले अब चार्ज इसके अंदर कितना है, क्यू डैश है, तो क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। बाकी अब सेम चीज कीजिए, E इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। E इंटू डी ए, थीटा के बदले जीरो ही रखते हैं क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में हमेशा होता है, पीछे भी यूज कर रहे थे। कॉस जीरो क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को आगे कीजिएगा तो cos जीरो का वैल्यू 1, तो E इंटू डी ए इंटू 1 इज इक्वल टू क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें E को बाहर कर लीजिए, डी ए इज इक्वल टू क्यू डैश बाई एप्सिलॉन। अब इस डी ए का वैल्यू पे आइए, डी ए के लिए डी ए यहाँ है, इसके लिए रेडियस कौन है, कैपिटल आर। कैपिटल आर है मतलब इसका एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। और हमको E का वैल्यू चाहिए, तो E का वैल्यू चाहिए तो इधर इंटू में, इधर जाके डिवाइड में, यानी क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पीछे हम क्यू डैश का वैल्यू निकाल चुके हैं इक्वेशन फर्स्ट में, ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट रखिए। क्यू डैश के बदले कितना, क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब, और नीचे में है एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये आर क्यूब नीचे, ऊपर में 2 है, नीचे में 1, तो नीचे वाला नीचे ही रह जाएगा। अब इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आंसर, क्यू आर क्यूब, ये नीचे चलाया तो आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर क्यूब का कैंसिल आर, यानी कि आंसर बन जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आर बाई आर क्यूब। एक आंसर तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी को आप फिर बना सकते हैं रॉ के फॉर्म में। तो रॉ के फॉर्म में बनाएगा तो क्या हो जाएगा आंसर, 1/एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लीजिए, क्यू आर अब 4 पाई आर क्यूब। रॉ का आंसर होगा कितना, क्यू बाई भी आवेश बटे आयतन, यानी कि चार्ज बाई वॉल्यूम। तो रॉ का आंसर क्यू बाई 4/3। स्फीयर जो सॉलिड स्फीयर उसके लिए रेडियस कितना, स्मॉल आर है, तो 4 पाई आर क्यूब, इतना 4/3 पाई आर इतना चाहिए। आपको मिल क्या रहा है, क्यूब 4 पाई आर क्यूब। यहाँ 3 सिर्फ कट रहा, तो 3 से डिवाइड कीजिए और 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये पूरा आंसर हो गया रॉ का, यानी कि E इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट रॉ आर बाई 3, या E इज इक्वल टू रॉ आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। पीछे जो अभी बनाए हैं सरफेस का वही सेम आंसर होगा। यहाँ पिछला में सिर्फ स्मॉल आर था और यहाँ जो है ये कौन सा, कैपिटल आर। दोनों का वैल्यू सेम है, सिर्फ उसमें रेडियस यूज हो रहा था, इसमें पॉइंट का डिस्टेंस यूज हो रहा है। ठीक, अब भाई इसके अलावा मतलब ये हुआ कि जब सॉलिड स्फीयर होता है, मतलब ठोस गोला होता है, तो सतह के बाहर भी होता है, सतह पर भी होता है, सतह के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र होता है। लेकिन जीरो कहाँ होगा, इसमें जीरो कहाँ होगा, तो जीरो तब होगा जब ई पॉइंट जो है इसके सेंटर पे हो। सेंटर पे लीजिएगा तो ई आर का कोई वैल्यू रहेगा, सेंटर से पी तक का डिस्टेंस आर है। जब पॉइंट ही सेंटर पे रहेगा तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि सॉलिड स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है जीरो होता है केवल उसके केंद्र पर। नोट का एक पॉइंट होगा, जब आर का वैल्यू कितना हो जाए, जीरो, केंद्र पर रहेगा तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सेंटर के लिए। इसमें जीरो रख दीजिएगा तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, रॉ इंटू आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट है, तो रॉ इंटू 0/3 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जीरो। इसका मतलब यह है कि सॉलिड स्फीयर में यानी कि ठोस गोला में
केंद्र पर केवल विद्युत क्षेत्र का मान कितना, शून्य होता है, बाकी अंदर में शून्य नहीं होता, केवल केंद्र पर यानी कि सेंटर पर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो कितना, शून्य के बराबर। जबकि हॉलो में क्या होता था, खोखला में जैसे ही अंदर जाते हैं विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक, बाकी इसमें यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि रो के और आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि नीचे वाला वैल्यू चेंज नहीं होगा। इस तरह से आपका एप्लीकेशन में 2 कंप्लीट हो चुका है पूरा, 3 केस। पहला होलो स्फीयर यानी खोखले गोले के लिए सतह के बाहर, सतह पे, सतह के अंदर, आउटसाइड, सरफेस पे और सरफेस के इनसाइड। फिर सॉलिड स्फीयर के लिए भी सतह के बाहर, सतह पर और सतह के अंदर, आउटसाइड, सरफेस पे और सरफेस के इनसाइड। आगे अगले दिन देखते हैं।